हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो चुका है इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखने का। और इतिहास के अंतर्गत आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। तो ये जो प्रश्न होगा ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बैंक हो, टीजीटी, पीजीटी, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ें, वो लोग भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। द सक्सेस पॉइंट @ निठाना है, सफलता आपको दिलाना है। तो अगर हम आपकी सफलता को दिलाने के लिए आपके लिए एक कदम आगे बढ़े हैं, तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ना होगा दोस्तों। अपनी मेहनत को रंग लाना होगा, अपनी मेहनत को जुनून के साथ तैयारी करनी होगी और अपनी मेहनत में इतनी लगन लानी होगी कि आपका सिलेक्शन खुद ब खुद चल करके आपके पास आए, सफलता खुद ब खुद चल करके आपके पास आए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कौन से प्रश्नों को रखा गया है। ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को रखा गया है 25-26 के अंतर्गत, जो कि आपको 25 में भी काम आएगा, 26 में भी काम आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्नों को रखा गया है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर मामलुक सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे। बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर मामलुक सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे। आपका विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। फटाफट से कॉपी पेन उठाइए दोस्तों, प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। आप देखें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। विकल्प एक बार फिर से बता देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो प्यारे दोस्तों, हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर ये दोनों ही कवि इल्तुतमिश के दरबारी इतिहासकार और कवि माने जाते हैं। हसन निजामी ने ताज-उल-मासिर और फ़ख-ए-मुदब्बिर ने आदाबुल हरब व शुजाअत जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इल्तुतमिश, क्योंकि हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर ये दोनों ही कवि इल्तुतमिश के दरबारी कवि माने जाते हैं। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा कि हसन निजामी ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो ताज-उल-मासिर, और फ़ख-ए-मुदब्बिर ने आदाबुल हरब व शुजाअत जैसी प्रसिद्ध रचनाओं को लिखा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया था। चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। आपका विकल्प क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, या फिर ब्रज भाषा में। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, हिंदी, अवधी, मेवाड़ी, ब्रज भाषा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की एक प्रमुख काव्य रचना है। कहाँ की, वीरगाथा काल की, जिसे कवि चंद्रबरदाई ने ब्रज भाषा में लिखा था। यह काव्य पृथ्वीराज चौहान के वीरता और पराक्रम का वर्णन करता है। किसका करता है, पृथ्वीराज चौहान के वीरता और पराक्रम की। और ये जो पृथ्वीराज रासो है ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ब्रज भाषा में लिखी गई थी प्यारे दोस्तों। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन से काल में थी, तो वीर गाथा काल, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि बाबरनामा का चगताई से फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, बाबरनामा का चगताई से फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था। आपका विकल्प है अब्दुल रहीम खान ने खाना, अब्दुल फजल, ख्वाजा रियाजुद्दीन अताश, या फिर हुमायूं ने। बाबरनामा का चगताई से फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था।
तो आपको बता दूं दोस्तों कि बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, वो मूल रूप से चगताई यानी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में अकबर के नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना थे जिन्होंने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो बाबरनामा का चगताई से फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये चगताई है, ये एक तरह की तुर्की भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है? याद रखिएगा, ये एक तुर्की भाषा है। ठीक है, ये एक तुर्की भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो निम्नलिखित में से दिल्ली का सम्राट कौन था? जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का सम्राट कौन था? विकल्प क्या कह रहा है कि मोहम्मद शाह, आलमगीर प्रथम, आलमगीर द्वितीय, फर्रुख शेर। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का सम्राट कौन था? तो दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का सम्राट मोहम्मद शाह था। कौन था? दिल्ली का सम्राट मोहम्मद शाह था दोस्तों। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। मोहम्मद शाह नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, याद रखिएगा। और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वो था 1719 से लेकर के 1748 तक। ठीक है, 1748 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने जुर्बे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? प्रश्न समझ में आ रहा है? बंगाल के किस शासक ने जुर्बे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? विकल्प क्या कह रहा है? मीर जाफ़र, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि बंगाल के किस शासक ने जुर्बे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? मीर जाफ़र, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो प्यारे दोस्तों, बंगाल के जिस शासक ने जुर्बे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था वो शासक था मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मुर्शीद कुली खान वो व्यक्ति थे, वो शासक था जिसने जुर्बे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था। और मुर्शीद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था 1717 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? याद रखिएगा, मुर्शीद जो कुली खां थे उनकी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद में स्थापित की गई। कौन सी? मुर्शिदाबाद। ये भी याद करने लायक है दोस्तों, मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न है, गद्यानम काकती द्वारा जारी किए गए सिक्कों का नाम क्या है? गद्यानम काकती द्वारा जारी किए गए सिक्कों का नाम है, बताइए। आपका विकल्प है चांदी, तांबा, सोना, सीसा। गद्यानम काकती द्वारा जारी किए गए सिक्कों का नाम क्या है? चांदी, तांबा, सोना, सीसा। काकती वंश से संबंधित है दोस्तों ये। और काकती वंश आधुनिक तेलंगाना क्षेत्र के शासनकाल में गद्यानम नामक सोने के सिक्के चलन में थे। कौन से नाम से? गद्यानम नाम से। ठीक है, ये सिक्के उनकी आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक उन्नति के प्रतीक माने जाते थे। तो गद्यानम काकती द्वारा जारी किए गए सिक्कों का नाम क्या था प्यारे दोस्तों? सोना। क्या था? सोना। जो गद्यानम था वो सोना के सिक्के चलन में थे, सोने का नाम था गद्यानम। सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक को, सेलेक्टेड टॉपिक तक का हम लोग ने अध्ययन किया है। तो अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा तिरुमाला राय ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे? विकल्प क्या कह रहा है? वराह, गरुड़, बालकृष्ण, हनुमान। विजयनगर साम्राज्य के राजा तिरुमाला राय ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे? विकल्प क्या है? वराह, गरुड़, बालकृष्ण, हनुमान।
तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने मुख्यतः वारा नामक सिक्के जारी किए थे, जिन पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की आकृति अंकित थी। तिरुमाला राय सहित अन्य विजयनगर शासकों के सिक्कों पर यह प्रतीक प्रमुखता से मिलती है। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा तिरुमाला राय ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वारा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन से सिक्के? वरा। ठीक है, वरा। अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 4 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था? ठीक है दोस्तों, किस वर्ष सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 4 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ पर कब्जा किया था? आपका विकल्प है 1298 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में या फिर 1311 ईस्वी में। किस वर्ष सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 4 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ यानी मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था? 1303 की बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर 4 महीने तक घेरा डालने के बाद विजय प्राप्त की थी। यह घटना रानी पद्मिनी की प्रसिद्ध कथा से जुड़ी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष की बात है? तो 1303 ईस्वी में। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बात करें तो ये जो चित्तौड़ है, जिसको चित्तौड़ कहा जा रहा है मेवाड़, ये चित्तौड़गढ़ है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिवाजी ने पहली बार सूरत पर आक्रमण किया और उसे लूटा? प्रश्न क्या है? किस वर्ष शिवाजी ने पहली बार सूरत पर आक्रमण किया और उसे लूटा? विकल्प क्या कह रहा है? 1662 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में या फिर 1670 ईस्वी में। किस वर्ष शिवाजी ने पहली बार सूरत पर आक्रमण किया और उसे लूटा? 1662 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में या फिर 1670 ईस्वी में। तो अगर हम बात करें शिवाजी महाराज की, तो उन्होंने जनवरी की बात है। कब की बात है प्यारे दोस्तों? जनवरी 1664 में पहली बार सूरत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण मुगल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति पर सीधा प्रहार था, क्योंकि सूरत उस समय एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह माना जाता था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, 1664। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1568 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में या फिर 1571 ईस्वी में। सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? अकबर ने चित्तौड़ किला जो जीता था वो 1668 ईस्वी में जीता था। उस समय मेवाड़ के जो राजा थे राणा उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह थे। यह विजय अकबर की राजपूत नीति में एक महत्वपूर्ण कदम थी और इसके बाद मेवाड़ पर मुगल प्रभाव स्थापित हो गया था। तो सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1568। 1568 आपके ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अरुविदु राजवंश के संस्थापक राजा तिरुमाला देव राय का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अरुविदु राजवंश के जो संस्थापक थे राजा तिरुमाला देव राय का उत्तराधिकारी कौन था? आपका विकल्प है, विकल्प क्या है दोस्तों? श्रीरंग देव राय, रामदेव, वेंकट द्वितीय, सदाशिव। तो तिरुमाला देव राय अरविंदु वंश के संस्थापक के बाद उनके पुत्र श्रीरंग देव राय ने शासन किया। अरविंदु वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश माना जाता है। बात समझ में आ रही है? जिसने क्या किया था कि ताड़मल और पेनुकोंडा जैसी जगहों में शासन किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री रंगदेव राय। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में भूमि राजस्व की दर क्या तय की गई थी?
1/6, 1/4, 1/3, 1/5। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के संदर्भ की अगर हम बात करें तो भूमि राजस्व की दर क्या तय की गई थी? 1/6, 1/4, 1/3, 1/5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/3। क्या निर्धारित की गई थी? 1/3 निर्धारित की गई थी। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों? शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में कब आए? बात समझ में प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में कब आए? 1664 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में या फिर 1666 ईस्वी में? औरंगजेब के दरबार में शिवाजी कब आए थे? तो दोस्तों 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी औरंगजेब के निमंत्रण पर आगरा दरबार गए थे। वहां उनका अपमान किया गया, जिसके बाद उन्होंने चालाकी से कैद से भागकर देहू पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। तो विकल्प क्या हो जाएगा? 1666, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो शिवाजी संभाजी के साथ, यानी उनके जो पुत्र थे संभाजी, उनके साथ आगरा दरबार में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के अधिकारियों में से किसने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी? यानी कि मोहम्मद गौरी के किस अधिकारी ने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी? विकल्प क्या कह रहा है? बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो दोस्तों इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी की ओर से बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। उसने 1199 में नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भी किया था और लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी के किस अधिकारी ने? बख्तियार खिलजी ने। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कब किया था? तो ये किया था 1199 में। बात समझ में आ रही? 1199 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि सिकंदर लोदी ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? 1503 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में या फिर 1517 ईस्वी में? सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कब की थी अपनी राजधानी को? 1503 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में या फिर 1517 ईस्वी में? आपको बता दूं कि सिकंदर लोदी का जो समय था प्यारे दोस्तों, वो समय क्या था लोदी का? 1879, माफ़ कीजिएगा 1489 से लेकर के 1517। ठीक है, ये उसका समय काल था, पीरियड था उसका। ने प्राथमिक सुविधा और मध्य भारत पर नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से 1503 ईस्वी में दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। किस ईस्वी में? 1503 ईस्वी में। तो आपका ए विकल्प क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो सल्तनत शासन का चौथा राजवंश था? विकल्प है सैयद, लोधी, तुगलक, खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सल्तनत शासन का चौथा राजवंश था प्यारे दोस्तों? सैयद, लोधी, तुगलक, खिलजी। तो देखिए जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1456। तो ये पूछ रहा है कि चौथा राजवंश कौन था सल्तनत काल का? तो चौथा था सैयद वंश। कौन था प्यारे दोस्तों? सैयद वंश चौथा था। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो नोट रखिएगा, याद रखिएगा, 1414 से 1451। ठीक है, आगे चलते हैं और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों में से किसने गुलबर्गा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? ताजुद्दीन फिरोज शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह। निम्नलिखित शासकों में से किसने गुलबर्गा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अहमद शाह ने करवाया था। किसने कराया था? अहमद शाह ने कराया था। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। और अहमद शाह का शासनकाल था 1422 से लेकर के 1436 ईस्वी। ठीक है, 1436 ईस्वी तक था। ठीक है, इसने गुलबर्गा में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि धनुर्धर, मानक, युद्ध कुल्हाड़ी, कच्छ और बाघ संहारक सभी प्रकार क्या हैं? शिलालेख हैं, धनुष हैं, सिक्के हैं, तलवारें हैं। तो प्यारे दोस्तों, धनुर्धर क्या है? हल्की वक्राकार तलवार है। मानक आकार की तलवार है। युद्ध कुल्हाड़ी भी एक तलवार है। कच्छ भी छोटी घातक तलवार है। बाघ संहारक भी क्या? एक तलवार है। तो कुल मिलाकर ये क्या है? एक तलवारें हैं। तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुजक स्थान निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? गुजक स्थान निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? जयपाल ने अपने शत्रु सबुक्तनिगिन से मुलाकात की थी। महमूद ने जयपाल को करारी शिकस्त दी थी। जयपाल ने खुद को चिता पर जला लिया क्योंकि वह महमूद के हाथों अपनी हार के कारण हुए अपमान से बच नहीं सका। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, गुजक स्थान निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? चलिए आपको बताते हैं। तो जयपाल ने खुद को चिता पर जला लिया था क्योंकि वह महमूद के हाथों अपनी हार के कारण हुए अपमान से बच नहीं सका। ठीक है। हिंदुशाही वंश के राजा जयपाल को महमूद गजनवी ने युद्ध में पराजित कर दिया था। तो पराजय और अपमान के बाद जयपाल ने गुज्जक नामक स्थान पर आत्मदाह कर लिया था। यह घटना लगभग 1001 में हुई थी। कब हुई थी? 1001 में हुई थी, याद रखिएगा। 1001 ईस्वी की बात है, ये घटना घटी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ कार्य दिया हुआ है और एक तरफ लेखक दिया हुआ है। दोस्तों, क्या दिया हुआ है? कार्य और लेखक। कार्य है दयाभाग, मिताक्षरा, नागानंद, रामायण। लेखक कौन है? हर्ष, जमूतवाहन, कृत्तिवास और विज्ञानेश्वर। आइए देखते हैं। तो दयाभाग की बात करें दोस्तों, अगर हम दयाभाग की बात करते हैं तो दयाभाग जमूतवाहन इसके लेखक हैं। मिताक्षरा किसकी है? तो विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा किसकी है? विज्ञानेश्वर की है। नागानंद की बात करें तो नागानंद हर्ष की है। दोस्तों, किसकी है? नागानंद हर्ष की है। और रामायण किसकी है? कीर्तिविलास की है। तो आपका विकल्प कौन सा होना चाहिए? 3, माफ़ कीजिएगा, होना कौन सा चाहिए था? 2, 4, 1, 3। तो 2, 4, 1, 3 ए विकल्प में दे रहा है। तो आपका ए विकल्प सही होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भग, भोग, कारा और हिरण्य निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं? आपका विकल्प है कर को, भूमि को, फसल उपज को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। भग, भोग, कारा और हिरण्य निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं? तो अगर भग की बात करें दोस्तों तो ये उपज का हिस्सा होता है, यानी भूमि का हिस्सा होता है। भोग की बात करें तो ये अधिकारियों को दी जाने वाली वस्तु होती है। कारा जो होती है वो श्रम या वस्तु के रूप में कर होती है। हिरण्य जो होती है वो नगद कर होता है। तो ये सब एक प्रकार का क्या होता है? कर होता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, भोग क्या होती है? उपज का हिस्सा होती है। ठीक है। कारा वस्तु के रूप में दिया गया कर होता है और हिरण्य क्या होता है? नगद कर, यानी कि स्वर्ण या मुद्रा रूप में जो कर दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? मिनहान उस सिराज दिल्ली के किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के, नसीरुद्दीन महमूद के या फिर रजिया सुल्तान के? मिनहाज उस सिराज दिल्ली के किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद और रजिया सुल्तान। तो मिनहाज उस सिराज सूज जुज़जानी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने तबकाते नासरी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। वे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि मिनहाज उस सिराज किसके दरबारी कवि थे? तो नसीरुद्दीन महमूद के। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो तबकाते नासरी। याद रखिएगा, इन्होंने कौन सा लिखा था? तबकाते नासरी। ठीक है, तबकात ए नासरी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन युग में मुफ्ती शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? बाजारों के पर्यवेक्षक के लिए, सेना का प्रभारी के लिए, कानून के विस्तारक के लिए या फिर प्रशासन के प्रमुख के लिए? बात समझ में आ रही है? मध्यकालीन युग में जो मुफ्ती शब्द है ये निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता था?
बाजारों के पर्यवेक्षक के लिए, सेना के प्रभारी के लिए, कानून के विस्तारक के लिए या फिर प्रशासन के प्रमुख के लिए। तो मध्यकालीन युग में मुफ्ती शब्द जो प्रयुक्त किया जाता था, ये शब्द प्रयोग किया जाता था प्यारे दोस्तों कानून के विस्तारक के लिए। किसके लिए? कानून के विस्तारक के लिए। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मुफ्ती एक इस्लामी विधिवेत्ता होता था जो शरीयत कानून की व्याख्या करता था, और काजी जो है वो न्यायाधीश को फतवे या कानूनी राय प्रदान करता था। तो इस लिहाज से सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तारीख़ मसूदी निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? मीर मोहम्मद मासूम, अलबरूनी, मोहम्मद बिहामद खानी, अब्दुल फजल। आपसे पूछ रहा है कि तारीख़ मसूदी निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? तो मीर महमूद मासूम बकरी यानी 16वीं सदी के इतिहासकार ने तारीख़ मसूदी की रचना की थी। इसमें विशेष रूप से सिंध के इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है। और किसने लिखी है? तो मीर मोहम्मद मासूम ने लिखी है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, भारत पर अरब आक्रमण के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव थे? इसने भारत में इस्लाम के लिए रास्ता खोल दिया था। अरबों ने भारत से प्रशासन, खगोल विज्ञान, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा और वास्तुकला की कलाएं सीखी। अरबों ने खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन और अंकों का यूरोप में प्रसार किया। तो ये तीनों ही बातें क्या हैं प्यारे दोस्तों? सही हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल से जुड़िए, और चैनल से जुड़कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो भी लाभ उठा सकें दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर रात में 8:05 पर, क्योंकि इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन होता है। और सुबह के 11 बजे हमारा जो डिस्कशन चलता है वो भूगोल से होता है, और दोपहर 2 बजे संविधान से संबंधित, तो उसको भी देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।